तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ST/SC एक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट, थोड़ा सा विवादित एक्ट भी, बहुत सारी बातें हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन में मेरा प्रयास रहेगा कि आपको बहुत डिटेल से चीजों को लेकर नहीं जाऊंगा। ये ऐसा एक्ट है कि यदि इसके भूमिका पे मैं चाहता तो 1-1.5 घंटे का सेशन हो सकता था, लेकिन उसकी कोई उतनी जरूरत नहीं है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को बताऊंगा, और कभी इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस आ जाएं तो बेसिक आप बातचीत कर सके, तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा। इंट्रोडक्शन की बातचीत करते हैं तो देखो, हमारे समाज में चीजें कब से खराब होना चालू हुई, जब प्राचीन काल से बहुत सारी एवेल्स थे, कुप्रथाएं थी। उसमें से सबसे बुरी कुप्रथा था क्लासिफिकेशन ऑफ पीपल्स, व्यक्तियों का वर्गीकरण, कि भाई तू उच्च जाति का है तो निम्न जाति का है। यानी कि जो कह सकते हो कि 4 वर्ण में बांधा गया था, ठीक है। अब ठीक है, वो देखा जाए तो वो 4 प्रकार के वर्ण हैं, वो कार्य के हिसाब से डिसाइड किए गए थे, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, मनुस्मृति, बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्कशन हो सकती थी, पर मैंने उनको नहीं छेड़ा, मतलब नहीं है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मुद्दे की बात यहाँ पर है कि इसकी वजह से समाज में जो असंतोष और अत्याचार, क्योंकि देखिए क्या है कि जब समाज का वर्गीकरण किया जाता है तो कहीं ना कहीं हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो समझते हैं कि भाई हर समाज में हर वर्ग का व्यक्ति समाज के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन अधिकांश जो समाज में व्यक्ति होते हैं उनकी एक आदत होती है कि हमें शासन करना है, हमें चीजों को अपने कंट्रोल में लेना है, और उस कंट्रोल और उस शासन की वजह से जो समाज में उच्च वर्ग के व्यक्ति थे उन्होंने निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा अत्याचार और बहुत सारी चीजें की, ठीक है। और बहुत लंबा इसका इतिहास है, मतलब देखा जाए तो अंग्रेजों की गुलामी तो 250-300 साल की थी, ये जो गुलामी थी, ये जो वर्गीकरण था, ये जो अत्याचार था, ये हजारों वर्ष का था। तो ये ऐसा अत्याचार गुलामी था जो काफी समाज को, आज समाज में देखो ज्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत और एक अनइक्वलिटी है, तो कहीं ना कहीं उसकी वजह यह भी है कि इतना जो वर्गीकरण है ये, है ना। चलिए, तो मैंने बहुत सारा, तो समय समय पर कई व्यक्तियों ने, अब देखो मैंने यहाँ पर इन कुप्रथाओं पर बहुत सारे पहले व्यक्तियों ने भी ध्यान दिलाया, पर चूंकि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातचीत करना है तो मैं उतना दूर तक, इतना पुराने तक नहीं गया। कुछ इंपॉर्टेंट लोग जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हो गए, BR सिंधे हैं, एक स्वामी नारायण है, ज्योतिबा फूले जी हैं, मतलब ये ऐसे व्यक्ति थे जो समाज की, खासकर ये जो ऊंच नीच वाली है, देखो ऐसे तो कुप्रथाओं पर, बहुत सारी कुप्रथाओं पर बातचीत हुई, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर बातचीत की, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो ये ऊंच नीच की वजह से जो कुप्रथा निकल के सामने आई, ठीक है, तो उसको दूर करने की बातचीत किन्होंने की। जैसे जब हम महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं तो उन्होंने जो है तो क्या शब्द दिया कि हरिजन, हरि मतलब भगवान, तो भगवान के व्यक्ति हैं ये, हरिजन है। तो जो पहले शूद्र शब्द यूज होता था तो उन्होंने उसके लिए क्या दिया कि हरिजन, कि जो 4 वर्ण बांधे जाते कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो शूद्र की जगह आप हरिजन यूज करो। तो ये चीजें यहाँ पर बातचीत हुई, तो ये जो वर्गीकरण है, ठीक है, तो इन्होंने इस कुप्रथा को दूर करने के लिए भरकस प्रयास किए, ठीक है, भरकस प्रयास किए। और संविधान, अब सीधे मुद्दे की बात, सीधे अब सीधे, तो जब भारत का संविधान निर्माण किया जा रहा था तो उस समय बहुत सारे ऐसे संविधान निर्माण में जितने भी सदस्य थे, ठीक है, वो सभी चाहते थे कि कुछ बुराइयों को तो दूर करने का प्रयास किया जाए, ठीक है। तो प्रमुख रूप से BR अम्बेडकर जी चाहते थे कि ये जो समाज में इतनी ज्यादा जो अनटचेबिलिटी है, इतनी ज्यादा जो क्लासिफिकेशन है, थोड़ा इसको दूर करने का प्रयास किया जाए, सामाजिक जो बैलेंस है उसको बनाने का प्रयास किया जाए। अब देखो लोग समझाने से नहीं समझ रहे हैं, तो कुछ स्ट्रिक्ट कदम उठाए जाए ताकि इस सामाजिक जो अनबैलेंस है इसको दूर किया जाए, क्योंकि यदि ये असंतोष बढ़ता चला गया
तो भविष्य में जो है तो ये वर्ग संघर्ष के तौर पर जन्म लेगा। तो कुछ न कुछ ऐसा करने की जरूरत है कि इस सामाजिक जो अनबैलेंस है उसको दूर किया जाए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 जो फंडामेंटल राइट्स की बातचीत करें, मौलिक अधिकार की बातचीत करें, तो वहां पर आर्टिकल 17 को इंक्लूड किया गया, अनुच्छेद 17 को, जो एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को, अस्पृश्यता को अंत करने की बातचीत करता है। मैंने संविधान पढ़ाया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो बेसिकली अनटचेबिलिटी क्या होती है भाई, कोई भी एक जिसकी वजह से आप किसी व्यक्ति विशेष को, वर्ग विशेष को एक समाज से काट देते हो। जनरली 3 आधार होते हैं अनटचेबिलिटी का: जन्म, कि भाई तुम फलानी जाति में जन्मे हो; मृत्यु, जैसे कई बार मृत्यु की वजह से भी कि भाई खासकर कह सकते हो कि जैसे होता है ना 12-13 दिन सूजक लग जाता है, ये सब चीजें हैं। तीसरा है बीमारी, है ना, तीसरा है बीमारी। तो अब जैसे कोविड के समय में तो अच्छे से समझे होगे कि भाई उस समय तो दूर ही रहो, नहीं तो कोरोना फैल जाएगा, कोविड फैल जाएगा। फिर से सर उठा रहा है कोविड, थोड़ा सा हल्का सा अभी भी ध्यान रखना, खासकर जैसे बम्बई उम्बई तरफ चले जाओ, कुछ जगह अभी थोड़ी सी ज्यादा सफर उफर में ध्यान रखना, अभी थोड़ी सी दिक्कतें हल्का सा हो रही हैं, है ना। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो वहां पे और दूसरा कि आपके डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज का आर्टिकल है 46, ठीक है। तो 2 आर्टिकल के रेफरेंस में, तो दोनों आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के एबोल्यूशन की बातचीत करता है, और आर्टिकल जो 46 है वो एसटी एससी और जो आपका वीकर जो क्लासेस है, दुर्बल जो वर्ग है, उनके शिक्षा, एजुकेशन और उनके थोड़ा सा फाइनेंस, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बेहतर करने की बातचीत करता है। और मतलब कुल मिला के उनके साथ कोई भी भेदभाव है उसको दूर करने की तो सरकार यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। मौलिक अधिकार, चूंकि आपको पता है कि जो जैसा कि ये आर्टिकल 17 में कैसे अनटचेबिलिटी को समझा जाता है कि आपका आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी को डिफाइन करता है ना, जिसको समानता का अधिकार बोलते हैं, और उसका जो विस्तार है आर्टिकल 15-16 में बताता है। और उस समानता को तभी स्थापित की जा सकती है जब कुछ बुराई को जड़ से उखाड़ा जाएगा। तो 2 बुराई है, अस्पृश्यता और आपका उपाधि यानी अनटचेबिलिटी और टाइटल। पहले जमाने में जैसे वायसराय, सर, राजा धीराजा, अब जैसे होता है ना किसी को बोल दो महाराज, तो भैया मतलब महाराज हैं तो महाराज हूं भैया, तुम लोग झुक के चलो, है। तो जैसे छुआछूत जाति प्रथा कैसे काम करती हैं, जैसे यहीं पे फोटो दिखाया कि भाई एक व्यक्ति यदि ऊंची जाति का है तो उसको पानी थोड़ा इस तरह से, और जो निम्न जाति का दूर बैठेगा, निम्न जाति के बच्चे अलग बढ़ेंगे। तो इस तरह की समाज में चीजें, जो उच्च जाति के हैं वो घर में आएंगे, घर में बैठ के खाना खाएंगे, लेकिन निम्न जाति के गांव वगैरह में जाओ, अभी भी व्यवस्था है कि निम्न जाति के बच्चों को गेट के बाहर, मतलब कई परिवारों में अभी भी, मैं तो चूंकि देखो ब्राह्मण हूँ और मैं यूपी का हूँ, हम लोगों ने, मैंने खूब अनटचेबिलिटी देखी है भाई, बिल्कुल मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है, खूब अस्पृश्यता देखी है कि जो निम्न जाति के व्यक्ति थे वो गेट के अंदर तक आना। अब तो ठीक है, बहुत बदल गया चीजें, अब तो सब बदल गई, बहुत सारी चीजें अभी भी चलती हैं, पर उस लेवल की नहीं जिस लेवल की मैंने अपने दादाजी के समय देखा था उस समय, ठीक है। यानी आज से जब मैं छोटा था, यानी 15-20 साल के एज में मैंने जो देखा, अब तो काफी चीजें मतलब बदल गई हैं। तो क्या है कि बिल्कुल बाहर ही, घर में कोई फंक्शन हो रहा है ना, तो जो एक नॉर्मल जो व्यक्ति है, यानी कि आपका ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, वो तक अंदर आएगा, लेकिन जो निम्न जाति का व्यक्ति है वो गेट के बाहर ही रहेगा भाई, वो गेट के अंदर भी अलाउ नहीं, ठीक है। और गेट के बाहर ही उसको ले जाकर के दूर से, मतलब उसको खाना भी बचा कुचा खाना दूर से, छुए ना, दूर रहे ले लिया तो जा, है। इस तरह की चीजें है, थी, बहुत सारा थी, अभी भी है, अभी भी है। अब अभी थोड़ा सा क्या हो गया है कि अभी बहुत सारे कानून, बहुत सारी चीजें ज्यादा उभर आई है, तो जो अभी भी जो थोड़ा सा बलवाल है, थोड़ा सा जिनके हाथ में कहते हैं ना कि ताकत है, सत्ता है, और अभी भी वो चला रहे हैं, पर जो कमजोर हो गए हैं तो वो फिर एडजस्ट कर लिए हैं, क्या करें, ठीक है, उन्होंने एडजस्ट कर लिया है। पर मन में भाव जरूर है, वो दर्द रहता है, वो भाव रहता है, दर्द रहता है। इंसान को इंसान नहीं मानना है? हमारे समाज में दिक्कत इस बात की है। अब जैसे वही है कि देखो, हर पक्ष समझना पड़ता है, हर पक्ष समझना पड़ता है। आजकल हम लोग अपने समाज, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा को लेके इतने ज्यादा वो हो गए हैं, टिपिकल हो गए हैं कि वो कब किस रूप में रिफ्लेक्ट हुए। भाई अभी पूरा देश सोनम को अलग वे में ले रहा है, पर मैं अलग वे में ले रहा हूं कि भाई यदि उसके पिता तैयार हो जाते
कि बेटी तेरी जहां तेरी इच्छा शादी कर देंगे, तो ये कुछ होता नहीं होता। पर वही है ना कि पिताजी की मैं रघुवंशी खानदान से, मतलब जो हुआ होगा, जो पेपर पढ़ा, मुझे भी नहीं पता भाई, मैं भी नहीं जानता, इसलिए बहुत ज्यादा मैं भी नहीं बोलूंगा, घर की बातें हैं। लेकिन अब चूंकि इतनी उछल गई हैं, तो वही है कि जो होता है, हमने भी समाज देखा है भाई, कि समाज, और भी वही कोई जिसके साथ अफेयर की बात चल रही हो, एज में भी छोटा, और कंपनी में काम करने वाला छोटा व्यक्ति, अब हो गया प्यार, ये सब चीजें थोड़ी सोचता है वो, अट्रैक्शन लॉ जो भी बोल दो आप, ठीक है, वो उस समय वो चीजें नहीं देखता है। क्योंकि यदि वो चीज देखता, यदि फायदा देखता, तो फिर तो जहां उसकी शादी हुई थी बहुत बेहतर, घर परिवार सब कुछ अच्छा है ना। तो आजकल यही फोटो चल रही है सब, जैसे वो लास्ट एक फोटो थी, एक ड्रम में पैक कर दिया गया था, ये फोटो है। अच्छा, लड़के भी अभी एक व्यक्ति जो है तो 9 साल 11 साल की लड़की को मार के सूटकेस में डाल रहा है। तो समाज में तो भैया बड़ा अजीब तरीके का समाज हो गया है, बड़ा अजीब तरीके का समाज हो गया है, ठीक है। अब वो ठीक है, कुछ दुखी लोग कि भाई शादी भी नहीं करो, नहीं ये नहीं करो, लोग जोक भी करना चालू कर दिए हैं कि वो मजाक कर रहे हैं, वो पत्नी बोल रही है कि चलो मेघालय चलते हैं जो है तो हनीमून मनाने, तो फिर वो पति कान खड़े हुए कह रहे सीधे उसका बैक स्टोरी चेक करने लगा। तो ऐसे ऐसे मजाक चलने लगे। जब ड्रम चला था तो ड्रम में कितने मजाक चले, मतलब लोग ऐसे भी लोग हैं, ठीक है, समाज हर तरह के लोग हैं। आप अच्छा, जैसे क्या है ना कि सब बातें हो रही हैं कि जैसे एक होता है मीडिया ट्रायल, आप न्यूज चैनल खोल के बैठ जाओ भाई साहब, ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी पड़ताल कर दी भाई। सीबीआई, जेम्स बॉन्ड, शेरलॉक होम्स जितने हैं सब बैठे हैं तुम्हारे यहाँ पे, विश्वस्त सूत्रों से सब निकाल के ले आए हैं और डिक्लेयर कर दिया भाई सोनम ने ही मारा है, बात खत्म। अब उसके अच्छा, इसके पहले कितनी, देखो मजेदार बात समझना, ठीक है। इसके पहले हिमाचल के बारे में कितनी सारी रिपोर्ट बना दी जब तक वो मिली नहीं है, कि ऐसा वैसा, यहाँ भी पहले घटना, ये वो फला ढिमका, ऐसा वैसा क्या क्या, मतलब लोगों में सब्र नहीं है कि यार भाई 2-4 दिन में सब चीजें क्लियर हो जाएगा। नहीं नहीं, हम पहले ही बता दें, और जो मान लो वो सब बता देंगे, जितने भी संभावनाएं होंगी सब बता देंगे। ये नहीं समझना आपको मीडिया कैसा खेलता है, जितनी भी संभावनाएं हो सकती हैं सब पे बात कर देंगे, और अंत में क्या कहेंगे, देखो हमने कहा था ना, क्योंकि भाई आप सब बोलोगे तो एक तो सच निकलेगी है, एक बात तो सच निकलेगी है, क्योंकि इसके लिए तो उन्होंने पूरा टीम बिठा रखी है कि और कितनी कहानियां हो सकती, सब निकालो, सब पे रिपोर्ट बनाओ, सबको बिल्कुल लोगों के मन में डालो। फिर एक सहयोग, देखो हमने कहा था, सबसे पहले आज तक ने कहा था, सबसे पहले जी न्यूज ने कहा था, सबसे पहले एनडीटीवी ने कहा था कि यही है? तो ये कहानी, लोग पुरानी बातों को लेके चलते हैं कि 10 साल पहले किसी महापुरुष ने लिखा था सोनम बेवफा है, देखो आज वो बात सही हो गई। चलिए वापस आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। तो फिलहाल इस पे आते हैं, है ना, सॉरी, तो ये डिस्कशन पे आते हैं। तो ये आपका अनटचेबिलिटी का बेसिक्स है ना। फिर भारतीय संविधान का 2 रेफरेंस, 2 आर्टिकल ध्यान रखना, अनटच, ये आपका ST/SC एक्ट के लिए 2 आर्टिकल यहाँ पे काम करते हैं। तो इन आर्टिकल के तहत वही है कि जो समाज में अनटचेबिलिटी है उसको दूर करने के लिए एक सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना है 1955। आर्टिकल 17 के रेफरेंस में आप लोगों पढ़ते हो, आपके सिलेबस का, एडीपीओ का सिलेबस का पार्ट तो नहीं है, पर ध्यान रखना। इसके अलावा आपका ST/SC जो आपका प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है 1989, ठीक है, तो ये बनाया गया, ये पारित किया गया। अब ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 17 और आर्टिकल 46 दोनों आर्टिकल के रेफरेंस में इसको बनाया गया, ठीक है। तो आर्टिकल केवल क्या, इसको आर्टिकल 17, क्योंकि आर्टिकल 17 देखो तो वो केवल अनटचेबिलिटी को किसी प्रकार से प्रोहिबिट करता है, वो किसी प्रकार, ध्यान रखना, वो केवल अनटचेबिलिटी को, और अनटचेबिलिटी तो किसी के लिए हो सकती है, किसी के साथ हो सकती है, ठीक है ना। तो वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा वो ऊंच नीच को लेके होती है ना, क्योंकि छुआछूत जाति प्रथा को ही लेकर के होती है, लेकिन उसमें बहुत सारी अनटचेबिलिटी में और भी दूसरी चीजें आती हैं। तो इसीलिए आर्टिकल 17 जो आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, और आर्टिकल 46 जो हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत पढ़ते हैं, इन दोनों के रेफरेंस में आपका ST/SC एक्ट को, SC/ST एक्ट को बनाया गया है, यहां पे ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा मैं हल्का सा यहां पर एक डाटा आंकड़े पर लेकर के आया हूं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। भारत में जो कि हमारा जो देश है, देखा जाए तो कुछ खासकर कुछ राज्य हैं वो ST/SC बाहुल्य राज्य हैं। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में खासकर जब हम
लोग राज्य विधानमंडल पढ़ते हैं, वहां पर पढ़ते हैं कि आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, ये 4 ऐसे राज्य हैं जो एसटी एससी बाहुल राज्य हैं, और यहाँ पर एक एसटी एससी मंत्री होना कंपलसरी है, मतलब एक मंत्री कंपलसरी है, बाकी एससी का अलग, एसटी का अलग, ओबीसी का अलग भी करते चलेगा, लेकिन एक कंपलसरी है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर स्वाभाविकवाद है, लेकिन एसटी एससी की सबसे ज्यादा अपराध कहां पे होती हैं, तो एक आंकड़े की बातचीत करें तो सबसे ज्यादा घटनाएं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये 5-6 राज्य हैं जहां पर ज्यादातर एसटी एससी की घटनाएं होती हैं। बाकी जगह भी होती हैं, बाकी जगह जैसे आप मणिपुर की बातचीत करें तो मणिपुर में देखा जाए तो देखो समझना, एसटी एससी घटनाओं का मतलब क्या होता है, 2 अनुसूचित जाति आपस में लड़ रहे हैं, वहां पर एसटी एससी काम नहीं करता। एसटी एससी कहां काम करता है, जब कोई व्यक्ति अनरिजर्व कैटेगरी का है, यानी ओबीसी का है या आपका अनरिजर्व कैटेगरी का है, वो किसी एसटी एससी के साथ अपराध करता है, तो वहां पर। और देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर जाति प्रथा बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे ज्यादा यदि एसटी एससी के विरुद्ध अपराध मिलता है तो उत्तर प्रदेश का असर खासकर मध्य प्रदेश में भी है, तो मध्य प्रदेश में खासकर वो पर्टिकुलर जिले आप ज्यादा पकड़ोगे, जैसे यूपी से जितने लगे हुए हैं, चाहे इधर चंबल ग्वालियर वाला हिस्सा पकड़ लो, चाहे इधर रीवा सतना सीधी वाला हिस्सा पकड़ लो, इधर ज्यादा केसेस मिलते हैं। जैसे आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही एक अनरिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति ने एक एसटी के व्यक्ति पर जो है तो बाथरूम पेशाब वगैरह कर दिया था काफी। और अभी एक घटना मऊगंज में हुई थी जहां पे एक एसटी एससी ने अनरिजर्व को घूस मार, वो तो अब ये थी कि वही है ना कि एक एसटी वो अनरिजर्व वाला करे तो वहां पे है, बाकी यदि एक एसटी एससी वाला अनरिजर्व के साथ करेगा तो जर्नल अपराध है, वहां पर भी एक्ट काम नहीं करता है। ठीक है, चलिए वो अभी हम बाकी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। ये बात ध्यान रखनी, ये एक्ट कब काम करता है कि जब एक जनरल कैटेगरी का व्यक्ति एसटी एससी के साथ अपराध करता है। क्लियर कहानी? ओके। अच्छा, इसका मिसयूज भी बहुत होता है। एक बार क्या हुआ कि मैं सामने पहले किराए से मेरी क्लास रहती थी, तो नीचे मछली वाला जो है तो एक था, तो वो बार बार ऐसे हल्ला मचा। एक बार ऐसे क्या हुआ कि हमारे साथ एक डॉक्टर साहब रहते हैं, पढ़ाते थे, तो वो भी साथ में थे। तो ऐसे डॉक्टर साहब गुटखा खाने की आदत थी, तो गुटखा खाते और गए किनारे से थूक दिया। अब उन्होंने ध्यान दिया नीचे मछली वाला होगा, उसको पड़ गया होगा छींटे, वो आया वहां पे ऊपर, बोले किसने, बोला वो उनको पता है डॉक्टर साहब, तुमने मुझे ऊपर थूका, मैं भी तुम्हारे पर थूकूंगा। तो जो है तो डॉक्टर साहब बोले कि ऐसी बात कर रहा है। हमने कहा ठीक है, गलती हो गई, माफ करो। मतलब डॉक्टर साहब ने तो भाई रुमाल निकाल के उसका पोंछ साफ भी कर दिया अपने से, पानी उनी मतलब साफ कर दे, आपसे धो दे, तो दिक्कत नहीं, गलती हो गई, चलो माफ कीजिए। मैं भी थूकूंगा, माफ क्या, मैं तेरे को थूकूंगा फिर मैं भी साफ करूंगा, मैं थाने जा रहा हूँ, एसटीएससी के ऊपर केस लगाऊंगा। तो जैसे ऐसे बोला तो मैंने कहा कि लगा तू इनके ऊपर तो चलेगा ही नहीं। बोली एसटीएससी, अच्छा मैं बोल के फंस गया कि मैं तो जब कहूँ तो मैं लेकर के चलेगा नहीं। बोली ये भी तो एसटीएससी के डॉक्टर साहब भी जो है तो एसटी से आते हैं। ठीक है, और वो बंदा तो उसको जब चेहरे तू आता है ना तेरे पर लगाऊंगा, तो बोलेगा यार मैं क्या फंस गया। तो लगा तो ठीक है, फिर एक और व्यक्ति आया, उसको कैसे करके मामलों को शांत करवाया गया। ठीक है ना, वो मतलब एक तो ऐसे नीचे वो मुर्गा दिन भर मछली मुर्गा काटने वाला एक दिन भर, एक तो दारू उस तरह से, और बाद में ऐसे पार्किंग के लिए कोई चीज के लिए जाओ तो सीधे हाथ में मछली काटने वाला जो गड़ासा था, हाँ क्या क्या बोलना, क्या प्रॉब्लम है। नहीं दादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया है, आप तो अपने काम में लगे, हम ही पागल है जो आपसे बात कर ले आ गए, है ना, हम जा रहे हैं ऊपर, भैया जहाँ खड़ी है आप तो सड़क पे खड़ी कर तो हम देख लेंगे, है ना। तो ये से तो हाल, ऐसे तो हाल है लोगों में, है ना। तो इसलिए चलिए तो दूसरी बात होगी, छोड़िए। तो मुद्दे की बात यहाँ पर, अच्छा ये 5-6 राज्य है जहां पे ज्यादा केसेस होते हैं। ठीक है, अभी 2022-23 का मुझे आंकड़ा मिला, 22-23 के आंकड़े के मुताबिक यहाँ पर क्या होता है कि, क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया ना झूठे मामले का मैंने क्यों रेफरेंस लिया, ये क्योंकि यहाँ पे देखो कि 60% मामले में आरोप पत्र जो मतलब कि दाखिल किए, जबकि झूठे जैसे वहां पे कैसे अंतिम रिपोर्ट। अब देखो ऐसे मतलब 100 मामले में 60 मामलों में आरोप दाखिल की, मतलब वहां पे वही है कि एफआईआर करवाई गई, आरोप मतलब एफआईआर, और अंतिम रिपोर्ट मात्र 14%, यानी कि एफआईआर करवा दी, लेकिन जब बात साक्ष्य एविडेंस वो सब चीज में आई तो वहां तक मामला जाते जाते धराशायी हो गया। ठीक है, धराशायी हो गया। तो ये कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं 2000 जिससे ये भी है कि इस एक्ट का प्रैक्टिकली देखा जाए तो मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। ये बात हमेशा कही गई है,
ठीक है ना, कि इस एक्ट का मिसयूज बहुत ज्यादा होता है, चाहे एसटी के संबंध में, एसटी दोनों जगह देख लो कि केसेस बहुत सारे वहां पे, मतलब जो जैसे मान लो 100 केस हुए उसमें 60% या 63% जो है तो एफआईआर करवाई गई, और फाइनल कितना मतलब अंतिम रिपोर्ट, यानी कि वही जो पढ़ते हो ना सीआरपीसी में, अंतिम रिपोर्ट चालान पुलिस रिपोर्ट कितने में बनी कि मात्र यहाँ पे देखो 14% में, और इधर जो है तो यहाँ भी 14.71%। यानी कि एक ऐसा एक्ट है जिसका मिसयूज भी बहुत होता है, और साल दर साल जो है तो ये रिपोर्ट सरकार ने देती रही है, लेकिन फिर भी ठीक है, अभी भी एक्ट है, चल रहा है, ठीक है, ओके। महिलाओं के विरुद्ध ये एसटी एससी रिपोर्ट बहुत होता है, जैसे कभी देख रहा था नेता की वो, कि नेता एक जो है तो पत्रकार को, आरटीआई किसी एक्टिविस्ट को धमकी दे रहा था कि भाई तू यदि वो बार बार परेशान मत कर, नहीं तो अभी 15-20 और लड़कियां तेरे ऊपर रेप का केस लगाएंगे। तो ये तो हाल है? ये तो हाल है कि लगा दो रेप का केस, जबकि ये भी क्लियर है कि वहां पर भी बहुत सारे मामले जो है तो मिसयूज ही होता है, मिसयूज होता है। निर्भया केस के बाद इतनी खराब कंडीशन हो गई थी कि बस जाके रेप का केस लगा दो, ठीक है। चलिए मुद्दे की बात करते हैं। तो ये चीजें, फिर एसटी एससी अब क्यों अपराध बनता है, थोड़ा सा हल्का सा मैंने कारण भी यहाँ पर लिख दिया है, ये सब समराइज में देखते हैं। तो वही है कि जातिगत पूर्वाग्रह, अस्पृश्यता, जो क्रास प्रिजुडिस है और अनटचेबिलिटी है, तो हमारे समाज में बिल्कुल गहराई से ये जड़ी हुई है जाति प्रथा वगैरह। तो ये सबसे बड़ी वजह है, ठीक है, कि एक उच्च वर्ग का व्यक्ति थोड़ा सा अपना एक अधिकार मानने लगा है कि भाई ये हमारे गुलाम ही है, नौकर हैं, और ये हमसे बेहतर कैसे हो सकते हैं। तो यदि कोई प्रयास भी करता है ना, जैसे वही है कि जैसे देखो कि बहुत सारी जगह की कोई मान लो कि कोई नीच जाति का व्यक्ति है, वो किसी घोड़े में बैठ करके प्रोसेशन शादी ब्याह कर जा रहा है, तो इसी में तकलीफ हो जाती है लोगों को, ठीक है ना। तो सब चीजें आपको देखने सुनने को मिलती रहती है, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। भूमि हथियाना अलगाव, ये भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत दोनों बातें हैं। पहले 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 दोनों चीजें होने लगी हैं आजकल। पहले जो है तो कह सकते हैं कि जो ऊंची जाति का व्यक्ति था नीची जाति को भगाता था, अब निचली जाति के लोग भी भूमि हथिया लेते हैं। हमारे गांव में 2-3 ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जाके बस गए हैं और छोड़ ही नहीं रहे हैं। जहां उनको खाली करवाने जाओ तो कहते हैं औरतें, आदमी सब जंगल भाग जाते हैं, औरतें कहती हैं कि हाथ तो लगा दो एक बार, सीधे जाके थाने में एसटी एससी लगाएंगे तो आदमी दूर से हाथ जोड़ के चला आता है, भाई कॉल इनसे भिड़े, ठीक है ना। चलिए, तो ये इस प्रकार की चीजें यहाँ पर। आर्थिक हाशिए पर होना, वही है कि अधिकांशतः जो एसटी एससी समुदाय के व्यक्ति हैं, चूंकि वो आदिवासी परंपरा एक उस तरह से रहते हैं, तो आर्थिक रूप से उतने समृद्ध सक्षम नहीं है। तो इस वजह से भी कह सकते हैं कि उनके साथ शोषण वगैरह होता है। हमारे देश में तो भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना, या तो तुम पैसे वाले हो या तुम पावर वाले हो, तो तुम्हारा जो भी अच्छा है, और तुम यदि ना तुम्हारे पास पैसा है ना पावर है, तो तुम 2 कौड़ी के हो, कोई काम के नहीं हो, ठीक है ना। चलिए, अगला है सामाजिक राजनीतिक शक्ति असंतुलन। तो वही है, प्रभावशाली उच्च जाति अक्सर जो है तो राजनीतिक सामाजिक प्रभाव रखती हैं, और चूंकि स्वाभाविक बात है कानून भी उनके अकॉर्डिंग अधिकांश बनते हैं, टोर मरोड़ करके वो सब चीजें, जो सब चीजें। और चलो कानून कभी बन भी जाते हैं तो उनका सही रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, जिनके लिए होना चाहिए उनके लिए नहीं होता है। अभी भी समाज में चले जाओ तो है, समाज में बहुत सारी चीजें हैं, भेदभाव है, सब जगह है। यूपी तरफ चले जाओ और ज्यादा, मतलब मैं तो इधर देखा मैंने, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस, उस एरिया, चूंकि मैं तो रीवा ओवा उधर देखा है, तो उधर है बहुत सारी असमानताएं हैं। लेकिन एक्चुअल जिसके लिए बना है, देखा जाए तो इसका मिसयूज होता है, जो डराने धमकाने के लिए एसटीएससी यूज कर लेता है ना। लेकिन एक्चुअल जो उससे पीड़ित है वो उसका सही प्रयोग नहीं कर पाता है। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राजनीतिक अवसरवाद, मतलब देखा जाए तो ये सब राजनीतिक उठापटक के लिए ही अधिकांशतः होता है, ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, वो सब चीजें हैं। और उधर राजनीति उठापटक में बहुत कुछ होता है, मतलब आप समझो कि इतना आप देखो कि बिल्कुल 100 रुपए 50 रुपए है, बस वो पौवा पौवा बांटेंगे, ले आएंगे झोले में भर के, और जहां 100 आदमी को यानी बांट के चलो भैया दिन भर हल्ला मचाने के लिए है। तो ये तो हाल है ना। तो ये भी बहुत सारी वजह है, सिंपल सा गरीबी बेरोजगारी वो सब भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अब इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर थोड़ा सा मैंने पहले हाईलाइटेड करके लिख दिया ताकि वो थोड़ा सा आपको पता रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा मिल गया था एक जगह से, तो मैंने तो इसको नहीं बनाया, एक जगह से मिल गया था, मैंने इकट्ठा रख दिया, मैंने कहा चलो अच्छा है, इंपॉर्टेंट मेन चीजें मिल गई, है ना। पहले का नेट में सांस
ढूंढता रहता हूँ, कुछ काम की चीजें मिल जाती है ना, मैंने इकट्ठा कर लो, सब यही मिल रहा है तो यही रख लें, है ना। चलिए, तो यहाँ पे जैसे एसटी एससी सदस्य के खिलाफ शारीरिक हिंसा, उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव यदि कुछ किया जाता है तो बेसिकली इन अपराधों के लिए आपका जैसे अब आईपीसी की वजह आप बीएनएस वाले कोष्टक में, तो यहाँ पे थोड़ा दंड ज्यादा बता दिया गया है ना, उसके लिए दंड ज्यादा बता दिया गया है, पढ़ेंगे। आपका धारा 3 है, वहां पे बातचीत करता है ना, कि जैसे कोई अपराध करता है तो बीएनएस में कम सजा है तो इसमें ज्यादा सजा है, तो थोड़ा इस तरह से इसको बताने का प्रयास किया गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कि आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, मतलब चूंकि एक चैप्टर है एंटीसिपेटरी बेल, है ना, अभी जहां तक है 489 ऐसे कुछ देख लें, धारा दूसरी हो गई है 700 480 जो भी देखो 480 एंटीसिपेटरी बेल की धारा जो भी नहीं देख लेना, मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वो हो गई है। तो मतलब एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत का प्रावधान यहां पर काम नहीं करता है। प्रमुख चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीसिपेटरी बेल, आगे पढ़ेंगे, आगे प्रावधान भी पढ़ेंगे विद डायरेक्ट, पर अभी जो काम की जो इंपॉर्टेंट है, तो एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं करता है। क्या होती है एंटीसिपेटरी बेल? हाँ, क्या होती है? ऐसे जवाब नहीं चाहिए, विथ फैक्ट बात चाहिए। कौन बता रहा है विथ फैक्ट? पकड़ के ले जाते हैं मतलब क्या? पकड़ के तो किसी को भी ले जाते हैं। तो कैसे अपराध में किसी को आशंका है? ऐसा बोलो कि किसी व्यक्ति को आशंका है कि उसकी अजमानती अपराध में गिरफ्तारी हो जाएगी। समझना, यदि जमानती अपराध है तो बंदा, देखो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब है व्यक्ति जेल नहीं जाना चाहता है, और यदि जमानती अपराध है तो जेल तो जाएगा नहीं, क्योंकि थाने में भी ले जाएंगे तो जेल एज ए राइट मांगेगा। अजमानती बीएनएसएस हमने पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बता दूं कि जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस में बेल एज ए राइट मांगी जाती है, और बेलेबल ऑफेंस में थाने में भी बेल मिल जाती है, उसके लिए मजिस्ट्रेट के सामने ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में यदि गिरफ्तारी हुई हो तो पहले जेल में आदमी डाल दिया जाएगा, बाद में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा तो वो बेल देगा। तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर अजमानती अपराध के लिए कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, उससे बचना चाहता है, तो फिर वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट को आवेदन करेगा, और फिर एंटीसिपेटरी बेल जब उसको मिल जाएगी तो अब उस अपराध में गिरफ्तार नहीं होगा। ठीक है। अब चूंकि एसटी एससी एक्ट के तहत अधिकांश अपराध नॉन बेलेबल ही हैं, तो स्वाभाविक बात है कि यहां पर क्लियर कह दिया कि यहां पर आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। यदि आपने अपराध किया है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा, उसके बाद फिर जज साहब बेल दे रहा है तो बात की बात, पर जज जेल आपको जाना पड़ेगा। क्लियर? तो एंटीसिपेटरी बेल के प्रावधान लागू नहीं होते। तो सरल शब्दों में कि जब आपसे पूछे कि अजमानती अपराध क्या होता है, सॉरी अग्रिम जमानत मतलब क्या, तो यदि किसी व्यक्ति को ऐसी आशंका है कि उसने उसके ऊपर अजमानती अपराध क्या कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, तो उस गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट में कर सकता है ना। थोड़ा सा प्रश्न का और कोई कठिन चीज नहीं है, किसी व्यक्ति को आशंका है कि अजमानती अपराध में उसे गिरफ्तारी हो सकती है, उससे बचने के लिए अग्रिम जमानत मांगेगा। किससे मांगेगा? सेशन न्यायालय, हाई कोर्ट से। आदत डाल लो, ये ऐसा जवाब, सिंपल सा जवाब देने, आप जैसे इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो ये मतलब ये जितना कम शब्दों में जितने तरीके से आप ये जवाब देना सीख लोगे तो उतना ही है। इंटरव्यू की ये सब तैयारी है भाई साहब, ये इंटरव्यू की सबकी तैयारी है ना, ये सब उसी वे में तैयारी है। तो ये मत समझना कि उसके लिए कोई स्पेशल सेशन लगाएंगे, वो सब ठीक है, मॉक इंटरव्यू आजकल क्या जैसे वो चलता है भेड़ चाल जैसा, तो पर मेरे हिसाब से इंटरव्यू ऐसा चीज होता है ना कि यदि आप इंसान अच्छे हो ना तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। आप पढ़ने वाले व्यक्ति हो, चीजों को आप बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। लेकिन आप इंसान अच्छे नहीं हो, आप लोगों के साथ व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, आपसे ठीक से बात करते नहीं आता है, तो कितनी भी इंटरव्यू के लिए सेशन अटेंड कर लो, वहां पर जाके गुड़ गोबर ही होना है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपना ये ध्यान रखो, और ये चीज काम करती है आगे, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा इसका ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए मुद्दे की बात करते, फटाफट वापस आते हैं।
अगला है कि थोड़ा सा इसमें स्पीडी, तो त्वरित सुनवाई, स्पीडी ट्रायल की प्रावधान, खासकर अभी 2016 के अमेंडमेंट के बाद बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि विशेष एक कह सकते हो कि एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड की बातचीत करता है, अनन्य विशेष मतलब एक तरह से वहां पे न्यायालय की बातचीत करता है। कई राज्यों में जो है तो ST/SC संरक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना की बातचीत करता है। तो ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से बातचीत करने की बातचीत करता है। और दूसरा कि यहाँ पर कि ST/SC के मामले जो सीनियर पुलिस ऑफिसर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कौन कहलाते हैं बताइए? SP DSP। कौन कहलाते हैं? SP DSP। जनरली जो TI के ऊपर जो होते हैं ना, तो SP DSP, कमिश्नर बहुत ऊपर चले गए, SP DSP कमिश्नर भी पकड़ सकते हैं, पर इन जनरल पढ़ेंगे, एक धारा है धारा 18, उसमें और बातचीत हम करेंगे। तो जनरली SP DSP जो होते हैं ये सीनियर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। जनरली ये जो मामले होते हैं ये इनके उस पर काम करता है। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी आर्टिकल 15, देखना अच्छी पिक्चर है, इसमें भी चीजों को थोड़ा सा बताने का प्रयास किया गया था, है ना, आर्टिकल 15, ठीक है। वो उसकी है, क्या तो नाम है उसका, वो एक एक्टर है ना, गाता है पानी दा, अरे पानी, हाँ आयुष्मान, देखो पानी दा से याद आ गया इनको चलिए, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसके बाद आते हैं आपका वही पुलिस DSP के पद के नीचे का नहीं करेगा, मतलब DSP SP ऊपर करेगा, वही चीज स्पेसिफिक लिख दिया। और समय सीमा थोड़ा सा समय पर करेगा। और लास्ट में कि जो विक्टिम है, पीड़ित हैं, तो उनको प्रॉपर रिलीफ प्रोवाइड की जाएगी और रिहेबिटेशन यानी उनका जो पुनर्वास है तो वो पूरा प्रयास किया जाएगा कि भाई उनको खासकर फाइनेंशियल जो उनको कंपनसेशन है और उनको जो कानूनी सहायता है, लीगल जो एड वगैरह हैं, और भी जो भी आवश्यक सेवाएं हैं जिनसे कि ताकि उनके साथ जो कुछ गलत हुआ है तो वहां से उनको निकाल करके बेहतर स्थिति में लाया जा सके। तो ये ST/SC एक्ट का बेस मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ST/SC एक्ट क्या है, किस प्रकार से काम करता है। अब थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में भी बातचीत कर लें। तो अब ST/SC एक्ट, तो ये जो एक्ट है ना, एक्ट है, आप देखेंगे तो ये 5 अध्याय, 23 सेक्शन, और इसके पीछे जो है तो एक शेड्यूल भी है, एक अनुसूची भी है। तो एक अनुसूची में जो है तो ये डिवाइडेड है, 5 अध्याय है ना, 23 सेक्शंस इसके, और एक अनुसूची में ये डिवाइडेड है। जो नीचे जैसे बताए गए हैं उस तरीके से इसको यहाँ पे हम देखते हैं। थोड़ा सा समराइज्ड वे में देखने का प्रयास करेंगे। इसका जो चैप्टर 1 है प्रिलिमिनरी है, प्रारंभिक, सिंपल सी बात है, प्रारंभिक में जनरली कहाँ लागू हो कहाँ लागू नहीं होगा, और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। सेक्शन 2 में अब ध्यान रखना कि ये सेक्शन 2 पहले इतना तो दिक्कत वाला नहीं था, सिंपल सा ही था, लेकिन 2016 के अमेंडमेंट में यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाओं को एड ऑन कर दिया गया, तो इसलिए जो है तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो 2016 का संशोधन है ना, इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन 2016 में हुआ था ST/SC एक्ट में, उसको भी डिस्कशन करेंगे, संशोधन को भी थोड़ा सा मैं बातचीत करूंगा। तो 2016 का संशोधन, ठीक है, तो उसमें काफी बदलाव किए गए। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है चैप्टर 2 है, जो बेसिकली इसमें सबसे पहले कह सकते हैं कि धारा 3 से 9 तक यहाँ पे बताया गया है। और इसका सेक्शन 3 जो है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो आपका ST/SC के संबंध में अधिकांश पनिशमेंट सेक्शन 3 में ही बातचीत करता है। बहुत सारी चीजों को जोड़ दिया गया। मेरा थोड़ा सा ऐसा मन था कि यदि मुझे मौका मिले तो धारा 3 को मैं थोड़ा 2-3 धाराओं में और क्लासिफाइड कर देता, उसमें ही सब इकट्ठा जो है तो बहुत सारी बातें लिख दी, तो कई बार विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं चीजों पर। प्रयास रहेगा कि सभी चीजें, एक तो वहां पे 29 टाइप्स ऑफ एट्रोसिटीज को बताया गया, 29, ठीक है ना, 29 प्रकार की अत्याचार को वहां पे बताया गया है। मैं सबका बेहतरीन क्लासिफिकेशन मैंने कर रखे हैं, आपको सब याद हो जाएंगे, मैंने पिछली क्लासेस में भी इनको अच्छे से पढ़ा रखा है क्लासिफिकेशन के साथ, तो आपको 29 वैसे याद करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल सब याद हो जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। इसके बाद बाकी फिर वही है कि पुलिस वाले यदि अपने ड्यूटीज पूरे नहीं करते हैं, कोई कह सकते हो कि सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, पश्चातवर्ती दोषित वगैरह हुई है, फिर ऐसे व्यक्तियों के संपत्ति को जब्त कर लो, फिर थोड़ी उपधारणाएं वगैरह, और थोड़ा सा शक्तियों का प्रदान, मतलब कोई कार्रवाई करने के लिए। तो बेसिक इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है 2 है, और इसमें खासकर धारा 3,
4 है ना, इसमें कुछ धाराएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 देखा जाए तो 3 4 मतलब इससे बहुत प्रश्न बनते हैं 3 4 से, तो 3 4 5 7, तो ये कुछ ऐसे धाराएं हैं जिसमें ज्यादा प्रश्न बनते हैं, 3 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 भी देख लो उपधारणा है, तो ये कुछ ये ज्यादा है, मतलब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो इनको छोड़ना ही नहीं, ये इतनी महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इसके बाद आपका एक है आपका चैप्टर 3 जो एक तरह से रिमूवल निष्कासन की बातचीत करता है ना, इंग्लिश में सॉरी रिमूवल, यहाँ पे एक्सटर्नमेंट शब्द होना चाहिए, एक्सटर्नमेंट, ठीक ना, एक्सटर्नमेंट, ठीक है, तो ठीक है, तो ये बेसिकली वही है कि जैसे कोई व्यक्ति ऐसा हैबिचुअल ऑफेंडर है, एसटीएससी के विरुद्ध अपराध करने वाला व्यक्ति है, लगातार कुछ न कुछ करता रहता है, तो उसको एक तरह से ना बाहर कर देना। एक जैसे आप लोगों ने सीआरपीसी में पढ़ा था प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये कुछ उस प्रकार उद्घोषित अपराधी, डिक्लेयर कर दो भाई कि तू प्रोक्लेम्ड उद्घोषित उस तरह से, और दूर रह भाई, तू सही आदमी नहीं है, दूर रह, तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं, और ऐसे व्यक्ति के बारे में पूरा जानकारी वगैरह ले करके, है ना, तो ये आपका चैप्टर 3 में जो है तो बेसिक इसके बारे में बातचीत करता है। सिंपल सी है, इसमें भी एक सेक्शन है दंड का, सिंपल सी धारा, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। चैप्टर 4 सिंपल से जैसे लिखा है विशेष न्यायालय, तो जितने भी जो आपका स्पेशल कोड है, एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड है, और आपका जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, विशेष लोक अभियोजक है, तो ये 3 देखा जाए तो इसमें 3 धारा है, सेक्शन 14, एक 14A जोड़ी गई है 2016 के अमेंडमेंट में, और 15, 3 धाराएं हैं, और तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली। इसके बाद ये एक चैप्टर 4 है, ये भी 2016 में स्पेसिफिक जोड़ी गई थी, पहले जो है तो ये नहीं थी, तो इसको भी पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ पीड़ित और जो विक्टिम होते हैं, मतलब जो आपका विक्टिम है और जो विटनेस होते हैं, उनको कुछ राइट्स बताया गया है, एक धारा 15A में, तो कुछ वहां पे अधिकार दिए गए हैं, तो इसका हेडिंग ही ध्यान रखना, अभी तक हेडिंग में ही एमसीक्यू बना है, अंदर थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे, पर इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 16 से आगे आपका मिसलेनियस आते हैं, मिसलेनियस बचा कुचा हमेशा प्रकीर्ण, बहुत ज्यादा बड़ी एक सेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे 16 से 23 तक में बातचीत करें, तो इसमें भी मैं आपको बताऊं कि कुछ ही सेक्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो जैसे इसमें जो है तो एक सेक्शन अमेंडमेंट हुई थी 18A करके जोड़ी गई थी, तो वो जो एक तरह से बातचीत करती है, तो कुछ ही धाराएं हैं 16 17 18 18 19, तो कुछ धाराएं इसकी शुरुआत की इंपॉर्टेंट है, बाकी तो वही सेम कहानी जैसे सब में रहता है, ओवरराइड इफेक्ट रखेगा और सद्भावना पूर्वक कार्यवाही के लिए संरक्षण नियम बनाने की शक्ति, फलाना ढिमका, बस ये शुरुआत की 16 17 18 18A 19, ये 4-5 धाराएं शुरुआत की भर, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 17 18 18A और 19, बाकी सेक्शंस तो वही जैसे मिसलेनियस में सभी एक्ट में रहता है, उसी प्रकार की ही सेक्शंस यहां पर भी एज इट इज बताई गई हैं, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर कहानी, थोड़ा सा बात समझ में आ गई। ओके, तो ये एसटीएससी एक्ट का मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन जो है तो आपको बता दिया। इसके बाद एक दो चीजें और देख लेते हैं, ठीक है, एक दो चीजें और देख लेते हैं, तो जैसे कि इस एक्ट का एक्ट नंबर, तो एक्ट नंबर एज इट इज सब जगह ऊपर ही रहता है, तो इसका एक्ट नंबर देखेंगे, तो इसका एक्ट नंबर है आपका 33, है ना, तो ये आपका 1989, क्योंकि इसको राष्ट्रपति की सहमति 11 सितंबर 1989 को बनी, तो स्वाभाविक बात है कि इसका एक्ट नंबर 1989 का ही रहेगा, क्योंकि राष्ट्रपति की जो सहमति है, इसका ध्यान रखना, डेट ऑफ एक्सटेंशन इसकी आगे पढ़ेंगे, है ना, धारा 1 में, पर वो 30 जनवरी 1990 है, इसका जो लागू होने की जो तारीख है, तो एज ए नॉलेज अभी थोड़ा ध्यान रखना, तो इसका जो ये राष्ट्रपति की सहमति जो हुई है, ये आपका 11 सितंबर 1989 को, और इसका जो आपका डेट ऑफ इनफोर्स, ठीक है ना, वो आपका 30 जनवरी 1990 को है, ठीक है, 1990, तो थोड़ा ध्यान रखना, ये कई बार जैसे होता है ना कि लोग साइट्रेशन से प्रभावित हो जाते हैं, तो अब ऐसा थोड़ा सा याद रखना कि भाई अब स्वाभाविक बात है 11 सितंबर 1989 को तो राष्ट्रपति की सहमत मिली, तो लागू करते करते थोड़ा सा अगले साल तक पहुंच गई कहानी, ठीक है, तो ये 30 जनवरी 1990 जो है तो ये पढ़ेंगे, धारा 1 में भी मैंने लिखा है, तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना।
अब इसका जो प्रियम्बल है, इसका जो प्रस्तावना है, देखोगे बोल्ड अक्षर में बैरेक्ट में लिखी है, और मेरे हिसाब से इसकी प्रस्तावना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से भी एमसीक्यू बन सकता है। तो क्योंकि 3 प्रमुख बातें इसकी प्रस्तावना में लिखी हैं प्रियम्बल में, कि प्रियम्बल में वही है कि मेन ऑब्जेक्ट बताया जाता है किसी एक्ट को बनने के लिए। तो यहाँ पे इसका प्रियम्बल देखोगे तो इस अधिनियम की जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, तो फॉलोइंग इसके ऑब्जेक्ट हैं। क्या क्या है? पहला है कि एसटी एससी के सदस्यों पर अत्याचार के अपराध का निवारण, है ना, टू प्रिवेंट द ऑफेंस एट्रोसिटीज ऑन द मेंबर ऑफ एसटी एससी। तो एसटी एससी के साथ जो एट्रोसिटीज हो रही है, अत्याचार हो गई है, तो उसको प्रिवेंट करना है, उसका निवारण करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। पहली बात यहां पे ध्यान रखना। सेकंड इज कि ऐसे अपराधों के ट्रायल के लिए, विचारण के लिए, फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसेस स्पेशल और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड को एस्टैब्लिश करना, टू एस्टैब्लिश स्पेशल एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड फॉर द ट्रायल द सच ऑफेंस। और थर्ड इज कि टू प्रोवाइड प्रॉपर रिलीफ, ठीक है, एंड रिहेबिटेट टू विक्टिम ऑफ द ऑफेंस। तो इस अपराध के जो विक्टिम है, पीड़ित हैं, उनको प्रॉपर रिलीफ उचित उपचार और पुनर्वास, यहां पर राहत और पुनर्वास की बातचीत। तो 3 है, बाकी तो चीजें वहां पे लिखा है और संबंधित। तो चूंकि ये 3 चीज को हाईलाइटेड करके लिखा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहां पर एमसीक्यू बन सकता है। सिंपल सा 3 में से कोई अलग चीज लिख दिया कि निम्न में से कौन सा नहीं है, करके ऐसे उलझा दिया, है ना, या है ना, तो ऐसा 3 लिख दिया, चौथा निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ऐसे करके उलझा सकता है। तो ये थोड़ा सा एमसीक्यू लायक इसका प्रियम्बल है। लास्ट वाला सिंपल सा है कि इस एक्ट को भारतीय गणराज के 40वें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया। हमेशा मैं कहता हूं कि ये 1989 का एक्ट है, तो 1950 से जो है तो इसको आप कर दो माइनस, तो ये आपका 39 निकल के आएगा, इसमें +1 कर दो तो ये 40 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहां पर ध्यान में रखिएगा। ओके, तो ये आपका कह सकते हैं कि सेक्शन मतलब चैप्टर 1 के पहले का बेसिक एसटीएससी एक्ट क्या है, इसका बेस मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया। अब कल जो है तो डिस्कशन करेंगे इसके चैप्टर 1 को, डेफिनेशन क्लॉज को। ठीक है, जल्दी कर लेंगे, चिंता मत करना।